नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम राम निवास है। तो चलिए अब यह कहानी राम निवास जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राम निवास है और मैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले का रहने वाला हूँ। ट्रक चलाना ही मेरा पेशा है, मेरी रोजी रोटी है। पिछले 25 साल से मैं इसी स्टीयरिंग व्हील को अपनी दुनिया बनाए हुए हूँ। इन 25 सालों में मैंने देश का कोना कोना छान मारा है, दिन को रात और रात को दिन होते देखा है। सड़कें ही मेरा घर हैं और ट्रक की केबिन ही मेरा बिस्तर। इन लंबे सालों में मैंने अच्छे बुरे अजीब गरीब कई अनुभव किए हैं, लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो मेरे जीवन का वो स्याह पन्ना है जिसे याद करके आज भी मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और मेरे कानों में वो भयानक चीखें गूंजने लगती हैं। ये बात है आज से कोई 4 साल पहले की, सन 2021 की। अक्टूबर का महीना चल रहा था और दिवाली का त्योहार बस कुछ ही दिन दूर था। जैसा कि आप सब जानते हैं, त्योहारों के समय हम ट्रांसपोर्ट वालों का काम बढ़ जाता है। हर कोई चाहता है कि उसका माल त्योहार से पहले अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। इसी सिलसिले में मुझे दिल्ली से प्लाईवुड और हार्डवेयर का सामान लेकर छत्तीसगढ़ के रायपुर के लिए निकलना था। मेरे साथ मेरा खलासी रिंकू भी था। रिंकू मेरे ही गांव का लड़का था, उम्र यही कोई 20-21 साल की रही होगी। नया नया काम सीखा था और मेरे साथ करीब 1 साल से था। स्वभाव से थोड़ा चंचल और मनमौजी था, लेकिन काम में ईमानदार था। हमारा प्लान था कि हम 3 दिन में माल की डिलीवरी करके दिवाली से 2 दिन पहले यानी धनतेरस की शाम तक वापस दिल्ली लौट आएंगे। घर पर सब इंतजार कर रहे थे। मेरी पत्नी ने फोन पर सख्त हिदायत दी थी कि दिवाली घर पर ही मनानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने भी उससे वादा किया था कि इस बार की दिवाली हम सब साथ मनाएंगे। हम दिल्ली से निकले और सब कुछ ठीक चल रहा था। रास्ते में खाते पीते हंसी मजाक करते हुए हम रायपुर की तरफ बढ़ रहे थे। रिंकू पूरे रास्ते दिवाली के प्लान बना रहा था। कभी कहता, उस्ताद इस बार गांव में सबसे बड़ी वाली लड़ियों की झालर मैं अपने घर पर लगाऊंगा। तो कभी कहता, इस बार की कमाई से माँ के लिए एक साड़ी और बाबूजी के लिए एक बढ़िया सा शॉल लूंगा। उसकी बातें सुनकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती थी। आखिरकार मैं भी तो अपने बच्चों के लिए यही सब सोचता हुआ ट्रक चला रहा था। हम समय पर रायपुर पहुंच गए। वहां जिस फैक्ट्री में हमें माल उतारना था, वहां पहुंचकर पता चला कि फैक्ट्री का मालिक किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गया हुआ है और अगले दिन सुबह तक लौटेगा। इसका मतलब था कि हमारा एक पूरा दिन खराब होने वाला था। अब हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। हमने ट्रक को फैक्ट्री के बाहर पार्किंग में लगाया और रात वहीं गुजारने का फैसला किया। उस रात रिंकू का मुंह उतरा हुआ था। उसे चिंता थी कि हम दिवाली तक घर पहुंच पाएंगे या नहीं। मैंने उसे तसल्ली दी, अरे पगले, चिंता मत कर, कल सुबह माल उतारकर हम सीधा निकलेंगे। ट्रक खाली होगा तो खींच देंगे, पहुंच जाएंगे समय से। अगले दिन सुबह मालिक आया, माल उतरा और दोपहर के करीब 12 बज गए। हमने वहां से निकलते ही पास के एक ढाबे पर खाना खाया और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब हमारे पास घर पहुंचने के लिए सिर्फ 2 दिन और 1 रात थी। रास्ता लंबा था और मुझे पता था कि अब बिना रुके चलना होगा। मैंने रिंकू से कहा, बेटा अब कमर कस ले, जब तक दिल्ली की सीमा नहीं दिख जाती ये ट्रक नहीं रुकेगा। तू बस चाय पानी का इंतजाम दुरुस्त रखना। रिंकू भी जोश में था। उसने ट्रक के म्यूजिक सिस्टम में अपने मोबाइल से जोर जोर से गाने बजाने शुरू कर दिए। हम उस खाली ट्रक को हाईवे पर दौड़ाए जा रहे थे। खाली ट्रक वैसे भी थोड़ा ज्यादा उछलता और आवाज करता है, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं थी। हमारी आंखों में बस दिवाली के दिए और घर का आंगन घूम रहा था। पहला दिन और पहली रात हमने लगभग बिना रुके सफर किया। मैं और रिंकू बारी बारी से ट्रक चला रहे थे। जब मैं चलाता तो वो मेरे पास बैठकर बातें करता रहता, मुझे नींद नहीं आने देता, और जब वो चलाता तो मैं बगल वाली सीट पर झपकी ले लेता। सफर ठीक कट रहा था और हमें उम्मीद थी कि हम धनतेरस की शाम तक घर पहुंच जाएंगे। अब वो दिन आ गया था जिसे मैं अपनी जिंदगी की सबसे मनहूस रात मानता हूं। धनतेरस का दिन था।
सुबह हो चुकी थी और हम मध्य प्रदेश की सीमा पार करके उत्तर प्रदेश में दाखिल होने वाले थे। दिल्ली अब भी यहां से करीब 8-9 घंटे की दूरी पर थी। रिंकू सुबह से ही घर पर फोन करके सबको बता रहा था कि चिंता मत करो, हम शाम तक पहुंच जाएंगे, पूजा की तैयारी करके रखना। दोपहर के करीब 2 बजे जब हम एक छोटे से कस्बे से गुजर रहे थे तो रिंकू की नजर सड़क किनारे लगी एक अस्थायी दुकान पर पड़ी। वहां कुछ लोग महुआ बेच रहे थे, जो कि उस इलाके की एक देसी शराब होती है। रिंकू ने अचानक मुझसे कहा, उस्ताद ट्रक रोको जरा। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो दुकान की तरफ इशारा करते हुए बोला, उस्ताद ये देखो, असली महुआ मिल रहा है। गांव में बड़े बूढ़े इसकी बड़ी तारीफ करते हैं, कहते हैं कि इसको पीने से सारी थकान उतर जाती है। एक बोतल ले लें क्या? रात में जब थकान होगी तो एक एक ढक्कन मार लेंगे, नींद भी भाग जाएगी और सफर भी कट जाएगा। पहले तो मैंने उसे मना किया। मैं ड्राइविंग के दौरान इन सब चीजों से दूर ही रहता था, लेकिन उसने बहुत जिद की। कहने लगा, उस्ताद बस एक बोतल लेंगे, हम पिएंगे नहीं, बस रख लेंगे, घर ले जाकर बाबूजी को दूंगा, खुश हो जाएंगे। उसकी जिद के आगे मैं पिघल गया। मैंने सोचा, चलो एक बोतल रखने में क्या हर्ज है। मैंने ट्रक को किनारे लगाया और रिंकू दौड़कर गया और प्लास्टिक की एक बोतल में करीब 1 लीटर महुआ ले आया। बोतल को उसने सीट के नीचे छिपा दिया और हम फिर से अपने सफर पर निकल पड़े। शाम ढल रही थी और अंधेरा घिरने लगा था। हम झांसी के पास से गुजर रहे थे, तभी अचानक हमारे ट्रक के इंजन से एक अजीब सी आवाज आने लगी और ट्रक की रफ्तार कम होने लगी। मैंने ट्रक को हाईवे के किनारे रोका और नीचे उतरकर बोनट खोला। मैं कोई बहुत बड़ा मैकेनिक तो नहीं हूं, लेकिन छोटे मोटे फॉल्ट ठीक कर लेता हूं। काफी देर तक मशक्कत करने के बाद समझ आया कि फ्यूल पंप में कुछ कचरा फंस गया है। अब उस सुनसान हाईवे पर रात के वक्त मैकेनिक कहाँ मिलता? हमने आने जाने वाले कई ट्रकों को हाथ देकर रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं रुका। सबको अपनी जल्दी थी। रात के करीब 10 बज चुके थे। हमारा पूरा मूड खराब हो चुका था। घर पहुंचने की सारी उम्मीदें टूटती नजर आ रही थीं। रिंकू का चेहरा लटका हुआ था। करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद जैसे तैसे करके मैंने उस फ्यूल पंप को साफ किया और ट्रक स्टार्ट हो गया। हम दोनों ने चैन की सांस ली, लेकिन अब हम बहुत लेट हो चुके थे। रात के 12 बज रहे थे और दिल्ली अभी भी 5-6 घंटे दूर थी। घर पर फोन करके बता दिया था कि ट्रक खराब हो गया है, सुबह तक ही पहुंच पाएंगे। इस देरी और थकान की वजह से हम दोनों का दिमाग खराब हो चुका था। तभी रिंकू ने सीट के नीचे से वो महुआ की बोतल निकाली और बोला, उस्ताद अब तो सारी मेहनत पर पानी फिर गया। घर तो सुबह से पहले पहुंच नहीं पाएंगे, दिमाग का दही हो गया है। एक एक पैक बना लें क्या? सारी थकान मिट जाएगी और दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। उस वक्त मैं भी इतना परेशान और थका हुआ था कि मैंने मना नहीं किया। मैंने कहा, ठीक है बना ले, लेकिन बस एक एक पैक ही पीना, हमें अभी ट्रक भी चलाना है। उसने स्टील के 2 गिलासों में थोड़ा थोड़ा महुआ डाला और पानी मिलाकर मुझे एक गिलास पकड़ा दिया। उस देसी शराब की गंध बहुत तेज थी, लेकिन उस वक्त हमें उसकी परवाह नहीं थी। हमने गिलास टकराए और एक ही सांस में पी गए। वो गले में आग की तरह उतरी, लेकिन सच कहूं तो दिमाग को एक अजीब सा सुकून मिला। थकान जैसे गायब होने लगी थी। एक पैक के बाद रिंकू ने दूसरा बनाने की जिद की और मैं मना नहीं कर पाया। 2 पैक अंदर जाते ही हम दोनों के अंदर एक अजीब सी फुर्ती आ गई थी। रिंकू ने फिर से गाने चला दिए और हम उस सुनसान रात में हाईवे पर ट्रक दौड़ाने लगे। कुछ दूर आगे जाने पर हमने देखा कि आगे हाईवे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है और ट्रैफिक को दूसरी तरफ मोड़ा जा रहा था। हमने ट्रक रोककर एक पुलिस वाले से पूछा तो उसने बताया कि आगे एक पुलिया पर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और रास्ता पूरी तरह से बंद है। खुलने में सुबह के 4-5 बज जाएंगे। यह सुनकर तो हमारे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। अब तो सुबह पहुंचना भी मुश्किल था। मैंने पुलिस वाले से पूछा, साहब कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या दिल्ली जाने का? उसने लापरवाही से हाथ हिलाते हुए कहा, एक रास्ता है, यहां से करीब 5 किलोमीटर पीछे जाओ। एक कच्ची सड़क अंदर की तरफ जाती है, वो आगे जाकर दूसरे स्टेट हाईवे से मिल जाती है। वो हाईवे भी दिल्ली ही जाता है, लेकिन रास्ता थोड़ा लंबा और सुनसान है। तुम्हारी मर्जी है, यहां सुबह तक इंतजार करो या उस रास्ते से निकल जाओ। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। सुबह तक इंतजार करना मतलब दिवाली की सुबह घर पहुंचना, यह हमें मंजूर नहीं था। नशे और थकान में हमारा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था। हमने फैसला किया कि हम उसी दूसरे रास्ते से जाएंगे। लंबा ही सही, कम से कम चलते तो रहेंगे। यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। हमने ट्रक को वापस मोड़ा और करीब 5-6 किलोमीटर पीछे आए। हाईवे के किनारे घने अंधेरे में एक पतली सी सड़क अंदर की ओर जा रही थी।
उस पर कोई साइन बोर्ड नहीं था, बस टायरों के निशान बने हुए थे, जिससे लग रहा था कि यहां से गाड़ियां आती जाती हैं। उस सड़क के मुहाने पर घना अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सड़क किसी अनजान दुनिया में जा रही हो। मैंने एक पल के लिए सोचा कि क्या इस रास्ते पर जाना ठीक होगा, लेकिन फिर घर पहुंचने की जल्दी और महुआ का नशा मेरे इस डर पर हावी हो गया। मैंने रिंकू से कहा, बैठ जा ठीक से, अब ये ट्रक सीधा दिल्ली जाकर ही रुकेगा। मैंने ट्रक का गियर बदला और स्टीयरिंग को उस कच्ची अंधेरी सड़क की तरफ घुमा दिया। जैसे ही हमारे ट्रक ने उस सड़क पर कदम रखा, म्यूजिक सिस्टम में बज रहा गाना अचानक घर घर आकर बंद हो गया और ट्रक की हेडलाइट एक पल के लिए झिलमिलाकर फिर से ठीक हो गई। रिंकू ने हंसते हुए कहा, लगता है उस्ताद ये रास्ता भी हमारा स्वागत कर रहा है। लेकिन मुझे उस वक्त हंसी नहीं आई। मेरे दिल में एक अनजानी सी दहशत ने घर कर लिया था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम किसी जाल में फंसने के लिए खुद ही आगे बढ़ रहे थे। वो कच्ची सड़क हमारे ट्रक को अंधेरे में निगलती जा रही थी और हम अपनी मंजिल से दूर किसी भयानक अनहोनी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उस अंधेरी सड़क पर जैसे ही हमारा ट्रक आगे बढ़ा, मुझे लगा जैसे हमने किसी दूसरी दुनिया में ही प्रवेश कर लिया हो। हाईवे की गाड़ियों का शोर, हॉर्न की आवाजें, सब कुछ पीछे छूट गया था। यहां सिर्फ हमारे ट्रक के भारी भरकम इंजन की गड़गड़ाहट थी और खाली कंटेनर के खड़खड़ाने की आवाज, जो उस भयानक सन्नाटे को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। ट्रक की हेडलाइट्स जहां तक रोशनी फेंक रही थीं, वहां तक बस एक पतली टूटी फूटी सड़क और उसके दोनों तरफ खड़े घने काले पेड़ दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ों की वो कतारें किसी सुरंग का निर्माण कर रही हों और हम उस सुरंग में धंसते चले जा रहे थे। रिंकू ने हंसते हुए जो कहा था कि यह रास्ता हमारा स्वागत कर रहा है, वो हंसी अब उसके चेहरे से भी गायब हो चुकी थी। म्यूजिक सिस्टम अब भी बंद था और ट्रक की कैबिन में एक अजीब सी खामोशी पसर गई थी। महुआ का जो नशा हम दोनों पर चढ़ा था, वो अब धीरे धीरे उतर रहा था और उसकी जगह एक अनजाना सा खौफ ले रहा था। बाहर झींगुरों के बोलने की आवाज तक नहीं आ रही थी। ऐसा सन्नाटा मैंने अपनी 25 साल की ड्राइवरी में कभी महसूस नहीं किया था। ये वो सन्नाटा नहीं था जो शांति देता है। ये वो सन्नाटा था जो दिल में सिहरन पैदा करता है, जो बताता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। मैंने अपनी घबराहट को छिपाते हुए रिंकू से कहा, रेडियो को देख तो, क्या हुआ इसमें, कोई भजन ही लगा दे, मन लगा रहेगा। रिंकू ने 2-3 बार म्यूजिक सिस्टम को बंद करके चालू किया, कुछ बटन दबाए, लेकिन उसमें कोई हरकत नहीं हुई। वो पूरी तरह से मर चुका था। पता नहीं उस्ताद, लगता है इसका तार हिल गया है, सुबह ही देखना पड़ेगा, उसने निराश होकर कहा। हम करीब 10-15 मिनट तक उस सड़क पर चलते रहे। हर एक मोड़ के साथ वो सड़क और भी ज्यादा सुनसान और तंग होती जा रही थी। पेड़ सड़क के इतने करीब आ गए थे कि उनकी टहनियां हमारे ट्रक के कंटेनर से टकराकर खरोंच की आवाजें निकाल रही थीं। वो आवाजें सुनने में ऐसी लग रही थीं जैसे कोई अपने लंबे लंबे नाखूनों से हमारे ट्रक को खुरच रहा हो। मेरा दिल अब बुरी तरह से घबराने लगा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर पसीने से भीग रहे थे। एक ड्राइवर का जो छठा सेंस होता है, वो मुझे बार बार चेतावनी दे रहा था कि रामनिवास, यहां से वापस लौट चल, ये रास्ता ठीक नहीं है। लेकिन वापस लौटने का मतलब था फिर से उसी पुलिस बैरिकेड पर जाकर सुबह का इंतजार करना। और मेरे अंदर का एक हिस्सा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। मैं खुद को दिलासा दे रहा था कि बस कुछ किलोमीटर की ही तो बात है, आगे स्टेट हाईवे मिलते ही सब ठीक हो जाएगा। तभी रिंकू, जो खिड़की से बाहर अंधेरे में देख रहा था, अचानक बोला, उस्ताद वो क्या था? उसकी आवाज में डर था। मैंने तुरंत पूछा, क्या? किधर? अभी सड़क के उस पार से कुछ निकलकर भागा है, बहुत तेज, जानवर जैसा था, पर 2 पैरों पर था। मैंने अपनी नजरें सड़क पर गड़ा दी। हेडलाइट की रोशनी में मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने उसे डांटते हुए कहा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई नील गाय या हिरण होगा इस जंगली इलाके में, और क्या होगा? चुपचाप बैठा रहे और डरा मत। कहने को तो मैंने उसे डांट दिया था, लेकिन मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। इस माहौल में ऐसी कोई भी बात डर को दोगुना करने के लिए काफी थी। मैंने ट्रक की रफ्तार थोड़ी और बढ़ा दी। मैं बस जल्द से जल्द इस भयानक सड़क को पार कर लेना चाहता था। हम मुश्किल से 5 मिनट और आगे गए होंगे, तभी जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरे पैरों के नीचे से ब्रेक अपने आप दब गए। ट्रक एक झटके के साथ चर्र की आवाज करता हुआ रुक गया। सड़क के बीचों बीच हमारी हेडलाइट की सीधी रोशनी में कोई खड़ा था। वो एक औरत थी। उसने गहरे लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, जिसका पल्लू उसने अपने सिर पर रखा हुआ था।
जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। वो सड़क के बिल्कुल बीच में ऐसे स्थिर खड़ी थी जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो। उसके हाव भाव से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे किसी मदद की जरूरत है या वो किसी गाड़ी का इंतजार कर रही है। वो बस वहां खड़ी थी। मैं और रिंकू दोनों सांस रोके उसे घूर रहे थे। रिंकू डर के मारे मेरी सीट से लगभग चिपक गया था। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, उस्ताद, ये कौन है? इतनी रात को यहां इस जंगल में अकेली क्या कर रही है? मेरे पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। मेरे दिमाग में हजारों बातें एक साथ चल रही थीं। क्या ये कोई लुटेरों का गिरोह है? क्या ये औरत हमें रोकने का एक चारा है और आसपास इसके साथी छिपे हुए हैं? मैंने तुरंत ट्रक के दरवाजे लॉक कर दिए और हॉर्न पर हाथ रख दिया। मैंने ट्रक का हॉर्न इतनी जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया कि उसकी आवाज उस पूरे जंगल में गूंजने लगी। मुझे लगा कि हॉर्न की तेज आवाज सुनकर वो डर जाएगी और रास्ते से हट जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो औरत टस से मस नहीं हुई। वो वैसे ही मूर्ति की तरह खड़ी रही जैसे उसे कुछ सुनाई ही न दे रहा हो। अब मेरा डर गुस्से में बदलने लगा था। मैंने कैबिन की खिड़की का शीशा थोड़ा सा नीचे किया और चिल्लाकर बोला, कौन हो तुम? हटो रास्ते से। क्या मरने का इरादा है? मेरी आवाज के जवाब में भी कोई हरकत नहीं हुई। अब रिंकू भी थोड़ा हिम्मत करके चिल्लाया, अरे हट जाओ सामने से, नहीं तो चढ़ा देंगे ट्रक। लेकिन उस औरत पर हमारी किसी भी बात का, किसी भी धमकी का कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस वहां थी, एक भयानक पहेली की तरह, हमारी और मौत के बीच खड़ी हुई। मैंने गुस्से में कहा, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। मैंने ट्रक को फिर से पहले गियर में डाला और सोचा कि ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाकर उसे किनारे हटने पर मजबूर करूंगा। मैंने जैसे ही क्लच छोड़ा और ट्रक 1 इंच आगे बढ़ा, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। वो औरत जो अब तक एक मूर्ति की तरह स्थिर थी, अचानक हिली, लेकिन वो किनारे की तरफ नहीं हटी। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसका चेहरा अब भी पल्लू में छिपा था, लेकिन हमें यह महसूस हो रहा था कि वो हमें ही देख रही है। और फिर वो हमारी तरफ चलने लगी। उसकी चाल सामान्य नहीं थी। वो बहुत धीरे धीरे एक एक कदम ऐसे रख रही थी जैसे कोई हवा में तैर रहा हो। उसके पैरों से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो हमारी तरफ बढ़ रही थी और मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। रिंकू चीख पड़ा, उस्ताद, ये हमारी तरफ आ रही है, ट्रक पीछे लो उस्ताद। मैं बुरी तरह घबरा गया था। मैंने जल्दी से ट्रक को रिवर्स गियर में डाला और उसे पीछे भगाने लगा, लेकिन वो औरत भी अपनी रफ्तार बढ़ाती जा रही थी। अब वो धीरे धीरे नहीं चल रही थी, बल्कि लगभग दौड़ रही थी, लेकिन उसकी चाल में अब भी वही अजीब सा हल्कापन था। मैं ट्रक को पीछे भगा रहा था और वो औरत हमारे ट्रक का पीछा कर रही थी। हेडलाइट की रोशनी में उसका साया घटता बढ़ता हुआ और भी भयानक लग रहा था। मैं स्टीयरिंग को काबू में नहीं रख पा रहा था। ट्रक सड़क पर लहरा रहा था। उस्ताद, भगाओ और तेज भगाओ। रिंकू लगभग रो रहा था। मैंने ट्रक की रफ्तार और बढ़ाई। तभी अचानक उस औरत ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर हमारी रूह कांप गई। दौड़ते दौड़ते वो अचानक रुकी और फिर किसी जानवर की तरह अपने दोनों हाथों और पैरों के बल झुक गई। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, उसने एक जंगली जानवर जैसी तेजी के साथ छलांग लगाई और सड़क के किनारे लगे घने पेड़ों के अंधेरे में गायब हो गई। वो इतनी तेजी से गायब हुई जैसे वो वहां कभी थी ही नहीं। मैंने एक झटके से ब्रेक लगाया। हम दोनों हाँफ रहे थे। कैबिन के अंदर मौत जैसी खामोशी थी। हम दोनों की आंखें उसी जगह पर टिकी थीं जहां से वो गायब हुई थी। वहां अब कुछ नहीं था सिवाय अंधेरे और पेड़ों के। कुछ देर तक हम दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, तूने वो देखा? रिंकू ने सिर्फ सिर हिलाया। उसकी आवाज हलक में ही फंस गई थी। वो कोई इंसान नहीं थी उस्ताद। वो बड़ी मुश्किल से बोल पाया, कोई इंसान ऐसे नहीं चल सकता, ऐसे गायब नहीं हो सकता। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद ये हमारे दिमाग का वहम है। शायद महुए के नशे और थकान की वजह से हमें कुछ अजीब दिखाई दिया है। लेकिन मेरा दिल जानता था कि जो हमने देखा वो हकीकत थी, एक भयानक हकीकत। मैंने लंबी सांस ली और कहा, जो भी था चला गया, अब यहां एक पल भी रुकना ठीक नहीं है। मैंने ट्रक को आगे बढ़ाया। इस बार मेरी रफ्तार पहले से बहुत ज्यादा थी। मैं उस सड़क के हर गड्ढे, हर मोड़ पर ट्रक को भगा रहा था। खाली कंटेनर पीछे ऐसे उछल उछल कर गिर रहा था कि लग रहा था कि वो अभी टूटकर अलग हो जाएगा। लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। मुझे बस यहां से निकलना था। हमारा ध्यान अब सड़क से ज्यादा ट्रक के शीशों पर था।
हम बार बार साइड मिरर में और पीछे की खिड़की से देख रहे थे, इस डर से कि कहीं वो औरत फिर से न दिख जाए। तभी रिंकू, जो लगातार दाहिनी तरफ के साइड मिरर में देख रहा था, अचानक बर्फ की तरह जम गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और उसकी आंखें डर से फैल गई थीं। उसने अपनी कांपती हुई उंगली से शीशे की तरफ इशारा किया और उसकी जुबान से सिर्फ एक शब्द निकला, उस्ताद। रिंकू की कांपती हुई उंगली और उसकी डरी हुई आवाज में निकला वो एक शब्द, उस्ताद, मेरे कानों में किसी खतरे के अलार्म की तरह बजा। एक पल के लिए मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैंने स्टीयरिंग को और मजबूती से पकड़ लिया। मेरी नजरें सामने सड़क पर जमी थीं, लेकिन मेरा दिमाग उस अनहोनी की कल्पना से कांप रहा था जिसे रिंकू ने शीशे में देख लिया था। क्या है? मैंने अपनी आवाज को स्थिर रखने की नाकाम कोशिश करते हुए पूछा। उस्ताद, वो हमारे पीछे है। उसकी आवाज में अब सिर्फ डर नहीं बल्कि खौफ था। ऐसा खौफ जो इंसान की रूह को निचोड़ देता है। वो हमारे ट्रक के पीछे पीछे दौड़ रही है। मैंने गुस्से से कहा, पागल मत बन। कौन दौड़ेगा ट्रक के पीछे? और हमें दिखेगा क्यों नहीं? तू बस वहम कर रहा है। मैं खुद को यकीन दिलाना चाहता था कि वो जो भी बला थी वो पीछे जंगल में ही छूट चुकी है। हम उससे बहुत आगे निकल आए हैं। नहीं उस्ताद, मैं वहम नहीं कर रहा। शीशे में देखो, दाहिने वाले साइड मिरर में। वो देखो। वो लगभग चीख पड़ा था। उसके इस तरह चीखने पर मेरा दिल किसी अनिष्ट की आशंका से बैठ गया। हिम्मत करके मैंने एक नजर दाहिनी तरफ के साइड मिरर पर डाली। पहले तो मुझे कुछ नहीं दिखा। ट्रक की तेज रफ्तार की वजह से पीछे धूल का एक घना गुब्बार उठ रहा था जिसने सब कुछ ढक लिया था। उस गुब्बार में हेडलाइट की पीली रोशनी मिलकर एक अजीब सा मंजर बना रही थी। मैंने कहा, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ धूल है। तू अपना दिमाग ठीक कर ले रिंकू। उस्ताद, धूल के उस पार देखो। वो पेड़ों के बीच में वो हमारे साथ साथ चल रही है। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी आंखें सिकोड़कर फिर से उसी शीशे में झांका। मैं उस धूल के गुब्बार के पार देखने की कोशिश करने लगा। उन पेड़ों की कतार पर ध्यान लगाने लगा जो सड़क के साथ साथ चल रही थी। और तभी मैंने उसे देखा। मेरा खून मेरी रगों में जम गया। वो औरत, वही लाल साड़ी वाली औरत, सचमुच हमारे साथ साथ दौड़ रही थी। वो सड़क पर नहीं थी बल्कि सड़क के किनारे जो घने पेड़ों की दीवार थी उनके बीच में थी। और उसकी रफ्तार, हे भगवान, उसकी रफ्तार हमारे ट्रक के बराबर थी। हम उस टूटी फूटी सड़क पर 50-60 की स्पीड से ट्रक भगा रहे थे और वो औरत बिना किसी परेशानी के पेड़ों और झाड़ियों के बीच से होती हुई हमारे साथ बनी हुई थी। लेकिन सबसे भयानक बात उसकी रफ्तार नहीं बल्कि उसके दौड़ने का तरीका था। वो इंसानों की तरह नहीं दौड़ रही थी। वो अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाए हुए थी, लगभग जानवरों की तरह 4 पैरों पर दौड़ने की मुद्रा में। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर लहरा रहे थे और उसका सिर एक अजीब से कोण पर हमारी तरफ मुड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूखी लकड़बग्घी अपने शिकार का पीछा कर रही हो, उसे दौड़ा दौड़ा कर थकाने की कोशिश कर रही हो। उसकी लाल साड़ी उस घने अंधेरे में खून के एक धब्बे की तरह लग रही थी, एक ऐसा धब्बा जो हमारे साथ साथ चल रहा था। देखा उस्ताद, देखा आपने? रिंकू अब रो रहा था। ये हमें नहीं छोड़ेगी, ये हमें मार डालेगी। मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। मेरा पूरा ध्यान अब स्टीयरिंग पर था। मेरे हाथ किसी मशीन की तरह काम कर रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। डर ने मेरे सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया था। मेरे सामने अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, ट्रक को भगाना। जितना तेज हो सके उतना तेज। मैंने एक्सीलरेटर को और दबाया। ट्रक का इंजन किसी घायल जानवर की तरह चीखने लगा। खाली कंटेनर पीछे इतनी जोर जोर से उछल रहा था कि मुझे डर था कि कहीं वो ट्रक से अलग होकर गिर न पड़े। ट्रक के हर पुर्जे से चरमराने की आवाजें आ रही थीं, लेकिन वो साया, वो लाल साड़ी वाली बला अब भी हमारे साथ थी। हमारी बढ़ती रफ्तार से उसकी रफ्तार पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो अब भी उतनी ही सहजता से पेड़ों के बीच तैरती हुई हमारे साथ चल रही थी। अब मुझे यह साफ समझ में आ गया था कि हम किसी इंसान या जानवर से नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज से मुकाबला कर रहे थे जो इस दुनिया की नहीं है। वो हमारे साथ खेल रही थी। वो हमें हमारी लाचारी का एहसास करा रही थी। उस्ताद, कुछ करो, भगवान के लिए कुछ करो। रिंकू सीट पर बैठा हुआ बुरी तरह से कांप रहा था।
उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं, जैसे कि वो उस खौफनाक मंजर को देखना ही नहीं चाहता हो। चुप कर, बिल्कुल चुप रह, मैं उस पर चिल्लाया। मुझे ट्रक चलाने दे, अगर मेरा ध्यान भटका तो हम दोनों यहीं गड्ढे में पड़े मिलेंगे। मेरी डांट सुनकर वो चुप तो हो गया, लेकिन उसकी सिसकियां अब भी केबिन में गूंज रही थीं। उस रात उस ट्रक की केबिन में सिर्फ 3 आवाजें थीं, इंजन का शोर, रिंकू की सिसकियां और हमारी मौत जो हमारे साथ साथ दौड़ रही थी। लगभग 5 मिनट तक यह भयानक पीछा चलता रहा। हर एक पल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सदियों जितना लंबा हो। और फिर उस चीज ने अपना खेल बदल दिया। वो पेड़ों के बीच से निकलकर अचानक सड़क पर आ गई, हमारे ट्रक के ठीक सामने। वो हमसे कोई 50 मीटर आगे रही होगी। मैं उसे देखकर बुरी तरह घबरा गया और उसे बचाने के लिए मैंने स्टीयरिंग को बाईं ओर घुमा दिया। ट्रक एक तेज झटके के साथ लहराया और सड़क के किनारे लगे एक पेड़ से टकराने से बाल बाल बचा। मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। जैसे ही मैंने ट्रक को सीधा किया, वो फिर से पेड़ों के अंधेरे में गायब हो गई और हमारे साथ साथ दौड़ने लगी। अब मैं समझ गया, वो हमें भगा नहीं रही थी, वो हमें थका रही थी। वो हमें डराकर हमसे कोई गलती करवाना चाहती थी। वो हमें इस सड़क पर ही खत्म कर देना चाहती थी। दोबारा कुछ 100 मीटर आगे जाकर उसने वही किया। वो बिजली की तेजी से हमारे सामने प्रकट हुई। इस बार मैं पहले से थोड़ा तैयार था। मैंने ब्रेक लगाने की जगह ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी, ये सोचकर कि शायद मैं उसे टक्कर मारकर निकल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मेरा ट्रक उसके करीब पहुंचा, वो एक अजीब सी फुर्ती से किनारे हट गई और उसके चेहरे पर जो घूंघट था वो एक पल के लिए हवा में लहराया। उस घूंघट के पीछे अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। कोई चेहरा नहीं, कोई आंखें नहीं, सिर्फ अंधेरा। यह देखकर मेरा बचा खुचा हौसला भी जवाब दे गया। यह कोई वहम नहीं था, यह साक्षात मौत थी। और फिर वो हुआ जिसका उसे इंतजार था। एक तीखे मोड़ पर जैसे ही मैंने ट्रक को घुमाया, वो अचानक मोड़ के ठीक उस पार खड़ी हुई दिखाई दी। वो हमारे सामने थी, 10 फीट से भी कम दूरी पर। इस बार मेरे पास सोचने का या ट्रक को कहीं घुमाने का कोई मौका नहीं था। मेरे पास सिर्फ 1 सेकंड था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। मेरे हाथ ने बस एक ही काम किया, अपनी और रिंकू की जान बचाने की आखिरी कोशिश। मैंने अपनी पूरी ताकत से स्टीयरिंग को दाहिनी ओर घुमा दिया। ट्रक मेरी काबू से बाहर हो गया। वो कच्ची सड़क को छोड़कर दाहिनी तरफ खाई की ओर भागा। घर्रर, एक कान फाड़ देने वाली आवाज हुई। हमारा ट्रक झाड़ियों और छोटे पेड़ों को रौंदता हुआ आगे बढ़ा और फिर एक जोरदार धमाके के साथ एक बहुत बड़े पुराने पेड़ के तने से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक पल के लिए मुझे लगा जैसे दुनिया ही खत्म हो गई। मेरा सिर सामने स्टीयरिंग से टकराया और रिंकू का सिर आगे डैशबोर्ड से। कैबिन का सामने वाला शीशा तड़ाक की आवाज के साथ टूटकर हजारों टुकड़ों में बिखर गया। कांच के टुकड़े हमारे चेहरों पर और शरीर पर आकर लगे। धमाके की आवाज के बाद सब कुछ शांत हो गया। एक गहरा खामोश अंधेरा। ट्रक का इंजन बंद हो चुका था। हेडलाइट्स भी बंद हो गई थी। सिर्फ एक टूटी हुई पार्किंग लाइट टिमटिमा रही थी, जिसकी हल्की सी रोशनी पेड़ की छाल पर पड़ रही थी। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर बेहोश रहा, शायद कुछ सेकंड या शायद कुछ मिनट। जब मुझे होश आया तो मेरे सिर में एक असहनीय दर्द हो रहा था। मेरी बाईं बाह में भी तेज दर्द था, शायद वो टूट गई थी। मेरे माथे से कुछ गर्म गर्म तरल बहकर मेरी आंखों में जा रहा था। वो मेरा खून था। मैंने किसी तरह अपनी आंखें खोली। सब कुछ धुंधला था। मैंने सिर घुमाकर रिंकू की तरफ देखा। वो सीट पर आगे की तरफ झुका हुआ था। उसका सिर डैशबोर्ड पर टिका था और वो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था। उसके सिर के पिछले हिस्से से खून बहकर सीट पर फैल रहा था। रिंकू, रिंकू! मैंने उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज बहुत कमजोर निकली। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बुरी तरह डर गया। कैबिन के बाहर अब वो भयानक सन्नाटा लौट आया था, लेकिन इस बार यह सन्नाटा पहले से भी ज्यादा खौफनाक था। वो औरत कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने सोचा, क्या वो चली गई? क्या हम बच गए? मैं इसी उम्मीद में था। तभी मैंने बाहर से एक आवाज सुनी। ये किसी के कदमों की आवाज नहीं थी। ये किसी जानवर के गुर्राने जैसी धीमी, डरावनी आवाज थी। वो आवाज हमारे ट्रक के बहुत करीब से आ रही थी। और फिर उस गुर्राहट के बाद मैंने एक हल्की सी खनकती हुई हंसी सुनी। वो कोई इंसानी हंसी नहीं थी। वो एक ऐसी हंसी थी जिसमें जीत का घमंड था, शिकार को फंसा लेने की खुशी थी। वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई कह रहा हो,
अब तुम कहां जाओगे? वो हंसी हमारे ट्रक के चारों तरफ से आ रही थी। वो यहीं थी, हमारे ठीक बाहर। और हम इस टूटे हुए लोहे के डिब्बे में घायल, लाचार और मौत का इंतजार करने के लिए मजबूर थे। वो हंसी, वो खनकती हुई डरावनी हंसी मेरे कानों में शीशे की तरह चुभ रही थी। वो हमारे ट्रक के चारों ओर गूंज रही थी, कभी दाईं ओर से आती तो कभी बाईं ओर से। ऐसा लगता था जैसे वो कोई हवा का झोंका हो जो हमारे टूटे हुए केबिन के चारों तरफ नाच रहा हो और हमारी बेबसी का जश्न मना रहा हो। मेरा पूरा शरीर डर से अकड़ गया था। मैं हिलना चाहता था, रिंकू को जांचना चाहता था, लेकिन मेरे अंग मेरे दिमाग का कहना मानने से इनकार कर रहे थे। मैं बस एक जिंदा लाश की तरह अपनी सीट पर बैठा था और बाहर घूम रही मौत की आहट सुन रहा था। हंसी अचानक बंद हो गई और उसके बाद जो खामोशी छाई वो उस हंसी से भी ज्यादा भयानक थी। अब मुझे यह नहीं पता था कि वो कहाँ है। क्या वो चली गई या वो कहीं छिपकर हमें देख रही है? तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, एक खुरचने की आवाज। वो आवाज ट्रक के पिछले हिस्से यानी कंटेनर की तरफ से आ रही थी। कोई बहुत धीरे धीरे मेटल पर अपने नाखून घिस रहा हो, ऐसी आवाज थी। वो आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उस सन्नाटे में वो मेरे दिल पर हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। आवाज धीरे धीरे कंटेनर से होते हुए हमारे केबिन की तरफ बढ़ रही थी। वो हमारे ट्रक का चक्कर लगा रही थी। वो हमारी इस लोहे की कब्र को परख रही थी, शायद अंदर आने का कोई कमजोर रास्ता ढूंढ रही थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कहीं वो उसकी आवाज सुनकर हमारी सही जगह का अंदाजा न लगा ले। मैंने अपनी सांस रोक ली। आवाज ठीक मेरे दरवाजे के पास आकर रुक गई। कुछ पल के लिए शांति रही और फिर धड़ाम, एक जोरदार धक्का मेरे दरवाजे पर लगा, जैसे किसी ने पूरी ताकत से उस पर लात मारी हो। ट्रक का टूटा हुआ ढांचा कांप गया। मेरे मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई। धक्का रुक गया। अब आवाज केबिन की छत पर से आने लगी, किसी के भारी कदमों की आवाज। थप थप। कोई हमारी छत पर चल रहा था। ट्रक का ढांचा उस बोझ से चरमरा रहा था। मुझे लगा जैसे छत अभी टूटकर हमारे ऊपर आ गिरेगी। मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और मन ही मन हनुमान जी का नाम जपने लगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मैं बस बुदबुदा रहा था, इस उम्मीद में कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद कोई दैवीय शक्ति हमें इस नर्क से बचाने आ जाए। छत पर से आवाजें आनी बंद हो गईं। एक बार फिर वही जानलेवा सन्नाटा। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मेरी नजर सामने टूटे हुए शीशे से बाहर के अंधेरे पर गई। वो टिमटिमाती हुई पार्किंग लाइट अब बंद हो चुकी थी। अब बाहर घना अभेद्य अंधेरा था। मुझे पता था कि मुझे बाहर देखना होगा। मुझे जानना होगा कि वो कहाँ है। अगर मरना ही है तो मैं लड़कर मरना चाहता था, ऐसे छिपकर नहीं। मैंने हिम्मत जुटाई। ड्राइवर की तरफ का शीशा तो लगभग पूरा ही टूटकर गिर चुका था। बस कुछ नुकीले टुकड़े फ्रेम में अटके थे। मैंने बहुत धीरे से अपना सिर उस टूटे हुए फ्रेम की तरफ बढ़ाया और बाहर झांका। मेरी तरफ तो कुछ नहीं था, सिर्फ पेड़ और अंधेरा। फिर मैंने केबिन के अंदर नजर घुमाई। रिंकू अब भी बेहोश था। उसका चेहरा खून से लथपथ था। उसे देखकर मेरे अंदर डर के साथ साथ एक अजीब सा गुस्सा भी उठा। इस लड़के की वजह से और मेरी अपनी बेवकूफी की वजह से आज हम इस हाल में थे। मेरा ध्यान फिर बाहर की तरफ गया। मुझे लगा कि मुझे ट्रक के दूसरी तरफ यानी पैसेंजर साइड पर देखना चाहिए। मैंने अपने घायल शरीर को बड़ी मुश्किल से घसीटा और रिंकू की सीट के ऊपर से झुककर दाहिनी तरफ की खिड़की से बाहर देखा। वो खिड़की टूटी तो नहीं थी, पर उसमें मकड़ी के जाले की तरह दरारें पड़ गई थीं। उन दरारों के बीच से जो मैंने देखा, उससे मेरी सांस मेरे गले में ही अटक गई। वो वहां खड़ी थी, ट्रक से बस 4-5 कदम की दूरी पर। वो बिल्कुल सीधी खड़ी थी और उसका सिर हमारी तरफ ही घुमा हुआ था। इस बार वो सड़क के बीच में नहीं, बल्कि पेड़ों के पास खड़ी थी, जिससे उसका आधा शरीर अंधेरे में और आधा चांद की हल्की सी रोशनी में था, जो अब बादलों से निकल आई थी। उसका चेहरा अब भी उस लाल घूंघट के पीछे छिपा हुआ था, लेकिन वो घूंघट अब हवा में थोड़ा लहरा रहा था और उसके पीछे मुझे सिर्फ एक काला शून्य दिखाई दे रहा था। उसकी साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी और उस पर मिट्टी और शायद सूखे हुए खून के धब्बे लगे थे। उसके हाथ उसकी बगल में लटक रहे थे। उसके हाथ, हे भगवान, वो हाथ इंसानों जैसे नहीं थे। वो बहुत लंबे और पतले थे और उसकी उंगलियां किसी सूखी हुई टहनी की तरह थीं, जिन पर लंबे, काले और टूटे हुए नाखून थे। हम दोनों के बीच बस वो दरका हुआ शीशा था।
मैं हिल नहीं पा रहा था, बस उसे देखे जा रहा था। तभी उसने धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे हमारी खिड़की के शीशे पर रख दिया। उसके छूते ही शीशे पर पड़ी दरारें और गहरी हो गईं। चटर चटर की हल्की सी आवाज आई, जैसे कांच अंदर ही अंदर टूट रहा हो। फिर उसने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा और उसे खींचने की कोशिश करने लगी। दरवाजे का लॉक उस खिंचाव से आवाज करने लगा। मुझे लगा कि वो बस अब दरवाजा तोड़ ही देगी। इसी एहसास ने मुझे मेरी बेहोशी की हालत से बाहर निकाला। मेरे अंदर एड्रेनालाइन का एक सैलाब सा उमड़ा। नहीं, मैं इसे अंदर नहीं आने दे सकता। मेरी नजर सीट के नीचे पड़ी। वहां वो लोहे की मोटी रॉड रखी थी, जिसे हम टायर बदलते वक्त या टायर में हवा चेक करते वक्त इस्तेमाल करते थे। वो भारी और ठोस थी। मैंने बिना एक पल गंवाए दर्द को अनदेखा करते हुए झुककर उस रॉड को पकड़ लिया। वो रॉड मेरे हाथ में आते ही मुझे लगा जैसे मेरे अंदर 10 हाथियों की ताकत आ गई हो। तभी बाहर से शीशे पर एक जोरदार धक्का लगा। शीशा बीच से टूट गया और कांच का एक बड़ा टुकड़ा अंदर रिंकू की गोद में आ गिरा। और उस टूटे हुए हिस्से से उस औरत ने अपना वो भयानक पतला हाथ अंदर डाल दिया। वो हाथ रिंकू की तरफ बढ़ रहा था, शायद उसे पकड़ने के लिए। नहीं, मैं अपनी पूरी ताकत से चीखा। ये किसी इंसान की चीख नहीं थी, ये एक घायल जानवर की चीख थी जो अपने आप को बचाने के लिए आखिरी लड़ाई लड़ रहा हो। मैंने उस लोहे की रॉड को अपने दोनों हाथों से उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस हाथ पर दे मारा जो कैबिन के अंदर आ रहा था। एक भयानक आवाज हुई। ये हड्डी टूटने की आवाज नहीं थी, ये किसी सूखी खोखली लकड़ी के टूटने जैसी आवाज थी। जैसे ही रॉड उस हाथ पर लगी, बाहर से एक ऐसी कान फाड़ देने वाली चीख निकली कि मुझे लगा जैसे मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। वो किसी औरत या इंसान की चीख नहीं थी, वो एक ऐसी आवाज थी जिसमें हजारों दर्दनाक आवाजें मिली हुई थीं। उस एक चीख ने पूरे जंगल को दहला दिया और उस चीख के साथ ही उसके चेहरे पर पड़ा वो लाल घूंघट एक पल के लिए ऊपर की तरफ उड़ गया और मैंने उसका चेहरा देख लिया। भगवान, काश मैं अंधा हो जाता, काश मैं वो चेहरा देखने से पहले ही मर जाता। घूंघट के पीछे कोई चेहरा था ही नहीं, वहां बस एक खोपड़ी थी, एक इंसानी खोपड़ी जिसका मांस गलकर उसकी हड्डियों से चिपक गया था। आंखों की जगह 2 खाली गहरे गड्ढे थे और उन गड्ढों के अंदर से एक लाल अंगारे जैसी रोशनी चमक रही थी। उसका मुंह एक अंतहीन चीख में खुला हुआ था, एक ऐसा काला गड्ढा जिसमें कोई जबड़ा नहीं था। वो चेहरा सिर्फ 1 सेकंड के लिए दिखा, लेकिन वो मेरी आंखों में, मेरे दिमाग में हमेशा के लिए छप गया। चीखने के बाद वो चीज लड़खड़ाकर पीछे हटी और फिर किसी परछाई की तरह घने अंधेरे में गायब हो गई। मैं हाँफ रहा था, मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। लोहे की रॉड मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी। मैं सीट पर वापस लुढ़क गया। वो चेहरा, वो जलती हुई आंखों वाली खोपड़ी बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी। मैं बच गया था, हम बच गए थे, कम से कम अभी के लिए तो। मैंने कांपते हुए हाथों से रिंकू को हिलाया। रिंकू, उठ जा भाई, रिंकू। इस बार उसके शरीर में हल्की सी हरकत हुई। उसके मुंह से एक दर्द भरी कराह निकली। वो जिंदा था, भगवान का शुक्र है, वो जिंदा था। उसके जिंदा होने के एहसास ने मुझे एक नई हिम्मत दी। मैं उसे यहां मरने नहीं दे सकता, हमें यहां से निकलना होगा। यह ट्रक अब एक सुरक्षित किला नहीं, बल्कि एक लोहे का ताबूत बन चुका था। वो चीज वापस आएगी, मुझे पता था वो जरूर वापस आएगी, और इस बार वो पहले से ज्यादा गुस्से में होगी। मैंने उस लोहे की रॉड को फिर से उठाया। यही हमारा एकमात्र हथियार था। मैंने एक नजर रिंकू पर डाली और फिर बाहर उस अंधेरे में देखा जहां से वो हंसी और चीखें आई थीं। अब सवाल यह नहीं था कि हम बचेंगे या नहीं, सवाल यह था कि हम इस कैद खाने से बाहर कैसे निकलेंगे और बाहर निकलकर उस भयानक जंगल में कहां जाएंगे। मेरे सामने 2 ही रास्ते थे, या तो मैं इस टूटे हुए लोहे के ताबूत में बैठकर उस शैतान के वापस आने का इंतजार करूं और एक दर्दनाक मौत मरूं, या फिर इस अंधेरे अनजान जंगल में अपनी किस्मत आजमाऊं। अंदर बैठना मतलब मौत को दावत देना था, बाहर निकलना मतलब मौत के मुंह में खुद छलांग लगाना था। दोनों ही रास्तों का अंत शायद मौत ही था, लेकिन बाहर कम से कम बचने की एक धुंधली सी उम्मीद तो थी। एक ड्राइवर की पूरी जिंदगी ही तो उम्मीद और किस्मत के भरोसे चलती है। मैंने फैसला कर लिया, हम यहां नहीं रुक सकते। सबसे पहले मुझे रिंकू को होश में लाना था। उसका सिर अब भी डैशबोर्ड पर टिका हुआ था और सांसें बहुत हल्की चल रही थीं। ट्रक में पानी की एक बोतल पड़ी थी।
मैंने कांपते हाथों से बोतल उठाई और थोड़ा सा पानी उसके चेहरे पर छिड़का। ठंडा पानी पड़ते ही उसके शरीर में एक हरकत हुई। उसने एक लंबी दर्द भरी कराह के साथ आंखें खोली। उसकी आंखें धुंधली और भटकी हुई थीं। उस्ताद, क्या क्या हुआ? उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। सिर बहुत दुख रहा है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा। रिंकू, मेरी बात ध्यान से सुन। हमारा ट्रक पेड़ से टकरा गया है। हमें चोट लगी है, लेकिन हम जिंदा हैं। वो चुड़ैल यहीं बाहर है। हमें यहां से निकलना होगा, अभी, इसी वक्त। चुड़ैल? उसने नासमझी से पूछा। टक्कर की वजह से शायद उसकी याददाश्त कमजोर हो गई थी। हाँ, वही लाल साड़ी वाली। बाद में सब बताऊंगा। अभी चलने की हिम्मत कर। अगर हम यहां रुके तो सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। मेरी बातों में जो डर और गंभीरता थी उसे वो समझ गया। उसने दर्द से कराहते हुए उठने की कोशिश की। मैंने उसे सहारा दिया। अब सबसे बड़ी चुनौती इस टूटे हुए ट्रक से बाहर निकलना था। ड्राइवर साइड का मेरा दरवाजा टक्कर से ऐसा पिचक गया था कि वो हिल भी नहीं रहा था। बाहर निकलने का एक ही रास्ता था, सामने का टूटा हुआ शीशा। मैंने लोहे की रॉड को अपनी कमर में खोसा और रिंकू से कहा, पहले मैं निकलता हूं, फिर तू निकलना, कांच से बचकर। मैंने बड़ी सावधानी से टूटे हुए शीशे के फ्रेम पर पैर रखा और किसी तरह अपने घायल शरीर को बाहर निकाला। बाहर निकलते ही जंगल की वो ठंडी, नम हवा मेरे जख्मों पर लगी और एक तेज सिहरन मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मैं ट्रक के बोनट पर खड़ा हो गया, हाथ में रॉड कसकर पकड़े हुए, और चारों तरफ अंधेरे में देखने लगा। जंगल में मौत जैसा सन्नाटा था, लेकिन ये वो सन्नाटा था जिसके पीछे कोई तूफान छिपा होता है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हजारों आंखें हमें अंधेरे में से घूर रही हैं। आजा रिंकू, जल्दी कर, मैंने धीरे से फुसफुसाकर कहा। मैंने हाथ बढ़ाकर रिंकू को सहारा दिया। वो दर्द से चीखते चीखते बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। उसके पैर जमीन पर ठीक से नहीं पड़ रहे थे। उसका पूरा वजन मेरे ऊपर था। हम अब पूरी तरह से खुले में थे, असहाय और असुरक्षित। अब सवाल था कि किधर जाएं? जिस रास्ते से आए थे वापस उसी पर जाएं या आगे बढ़ें, इस उम्मीद में कि शायद स्टेट हाईवे पास में ही हो। मेरा दिल कह रहा था कि वापस जाना मतलब फिर से उसी शैतान के इलाके के केंद्र में जाना होगा। आगे क्या है हमें नहीं पता था, लेकिन वो एक नई दिशा थी, एक नई उम्मीद थी। आगे चलेंगे, मैंने फैसला किया। हम उस कच्ची सड़क पर आगे की तरफ बढ़ने लगे। मैं रिंकू को लगभग घसीट रहा था। वो लड़खड़ा रहा था और बार बार कह रहा था, उस्ताद, मुझसे नहीं चला जा रहा, चक्कर आ रहे हैं। हिम्मत रख लड़के, बस थोड़ी दूर और, कोई गांव, कोई ढाबा, कुछ तो मिलेगा। मैं उसे दिलासा दे रहा था, जबकि मैं खुद जानता था कि मैं उसे झूठ बोल रहा हूं। हमारा चलना बहुत धीमा था। हर 10 कदम चलने के बाद हम हांफने लगते थे। जंगल अब और भी घना और डरावना होता जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं आपस में मिलकर एक छत जैसी बना रही थीं, जिससे चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी वो शुरू हुआ। पहले मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो, एक बहुत ही धीमी, सरगोशी जैसी आवाज में। रा, म, नी, वाह, स। मैंने रुककर चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। क्या हुआ उस्ताद? रिंकू ने पूछा। कुछ नहीं, चल, मैंने कहा, यह सोचकर कि यह मेरा वहम है। लेकिन फिर वो आवाज दोबारा आई। इस बार वो रिंकू के नाम की थी, रिंकू। इस बार रिंकू ने भी उसे सुना। हम दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हमारी आंखों में एक ही सवाल था, यह आवाज कहां से आ रही है? वो आवाज किसी एक दिशा से नहीं, बल्कि चारों तरफ से आ रही थी, जैसे हवा खुद हमसे बात कर रही हो। और फिर हमें वो हंसी सुनाई दी, वही खनकती हुई, दिल दहला देने वाली हंसी। वो अब दूर नहीं थी, वो हमारे आसपास ही थी। हम जब भी रुककर सुनने की कोशिश करते तो हंसी बंद हो जाती, और जैसे ही हम चलना शुरू करते वो फिर से गूंजने लगती। वो हमारे साथ लुका छिपी खेल रही थी। वो हमें मानसिक रूप से तोड़ना चाहती थी। हमारी आंखों के कोनों में हमें परछाइयां और नाचती हुई दिखाई देने लगी थी। कभी लगता जैसे पेड़ों के पीछे से कोई लाल साड़ी में झांक रहा है, तो कभी लगता कोई साया हमारे पीछे पीछे चल रहा है। हम दोनों का डर अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। रिंकू तो लगभग हिम्मत हार चुका था। वो रो रहा था और कह रहा था, उस्ताद, मैं अब नहीं चल सकता, मुझे यहीं छोड़ दो, तुम जाओ। मैंने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। चुप कर, मरना है क्या? जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, चल उठ। मेरे थप्पड़ ने शायद उसे
दर्द से ज्यादा एक झटका दिया। वो चुपचाप उठकर मेरे साथ फिर चलने लगा। हम कितनी देर चले मुझे नहीं पता, शायद आधा घंटा या शायद 1 घंटा। समय का कोई होश नहीं था। हम बस एक दूसरे का सहारा बने अंधेरे में ठोकरें खाते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी मुझे पेड़ों के बीच से एक बहुत हल्की सी रोशनी दिखाई दी, एक टिमटिमाती हुई रोशनी। एक पल के लिए मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने आंखें मली और फिर से देखा। हाँ, वहां वाकई एक रोशनी थी, बहुत दूर नहीं, बस कुछ 100 मीटर आगे। रिंकू देख, रोशनी। मेरे अंदर उम्मीद की एक लहर दौड़ गई। मैंने कहा था ना, जरूर आगे कोई गांव या घर है। उस रोशनी ने हमारे अंदर बची खुची सारी ताकत को फिर से जगा दिया। हम अपनी पूरी हिम्मत के साथ उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। झाड़ियों और कांटों की परवाह किए बिना हम रास्ता काट रहे थे। जैसे जैसे हम पास पहुंच रहे थे, वो रोशनी और साफ होती जा रही थी। लेकिन पास पहुंचकर हमारा उत्साह फिर से डर में बदल गया। वो रोशनी किसी घर या गांव की नहीं थी, वो एक दिए की रोशनी थी। और वो दिया एक छोटे से पुराने मंदिर के दरवाजे पर जल रहा था। वो मंदिर जंगल के बिल्कुल बीच में बना हुआ था। वो बहुत पुराना लग रहा था। उसकी दीवारों पर काई जमी थी और जंगली बेलें उसे चारों तरफ से जकड़े हुए थी। इतनी सुनसान और भयानक जगह पर आधी रात के वक्त एक अकेला दिया जलता हुआ देखना किसी चमत्कार से ज्यादा एक भयावह पहेली लग रहा था। लेकिन उस वक्त हमारे पास सोचने का समय नहीं था। पीछे से आती वो कानाफूसी और हंसी की आवाजें अब और तेज होती जा रही थीं। मुझे लगा जैसे वो हमारे बिल्कुल करीब आ गई है। मैंने रिंकू से कहा, भाग, मंदिर के अंदर। हम दोनों अपनी आखिरी ताकत लगाकर उस मंदिर की तरफ दौड़े। 3-4 पुरानी सीढ़ियां चढ़कर हम हांफते कांपते हुए उस मंदिर के छोटे से दरवाजे से अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही ऐसा लगा जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। बाहर की सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं। यहां एक अजीब सी शांति थी। अंदर घना अंधेरा था। बस दरवाजे पर जल रहे दिए की रोशनी छनकर अंदर आ रही थी और चीजों की परछाइयां बना रही थी। अंदर हवा में एक अजीब सी गंध थी, पुरानी सीलन, अगरबत्ती की हल्की सी खुशबू और किसी तीखी धातु जैसी गंध, जैसे पुराना सूखा हुआ खून। हम दोनों जमीन पर गिर पड़े थे। कुछ देर तक हम बस अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश करते रहे। मुझे लगा कि हम सुरक्षित हैं, ये भगवान का घर है, वो शैतान यहां अंदर नहीं आ सकती। जब मेरी आंखें अंधेरे की आदी हुईं तो मैंने सामने देखा। मंदिर के गर्भगृह में दीवार के साथ एक मूर्ति रखी हुई थी। दिए की कांपती हुई रोशनी में वो मूर्ति बहुत अजीब और डरावनी लग रही थी। मैंने आज तक जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियां देखी थीं, ये उनमें से किसी की नहीं थी। ये किसी देवी की मूर्ति लग रही थी, लेकिन उसका रूप बहुत भयानक था। उसके 4 हाथ थे, बड़ी बड़ी आंखें थीं जो अंधेरे में चमकती हुई लग रही थीं, और उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी। उसका रंग काला था। और फिर मेरी नजर मूर्ति के चरणों पर पड़ी। वहां कुछ चढ़ावे के रूप में रखा हुआ था। उसे देखते ही मेरे पूरे शरीर में एक बर्फीली लहर दौड़ गई। मेरे गले से एक चीख निकलते निकलते रह गई। मूर्ति के चरणों में फूलों और प्रसाद के साथ एक ताजा खून से सना हुआ कपड़े का टुकड़ा रखा था। वो कपड़ा उसी लाल रंग का था। वो उसी लाल साड़ी का एक फटा हुआ टुकड़ा था। हम किसी शरण में नहीं आए थे, हम भागकर शैतान के मंदिर में ही आ गए थे। ये उसका पूजा घर था, ये उसका ठिकाना था। वो खून से सना कपड़े का टुकड़ा, वो उसी साड़ी का हिस्सा था। ये एहसास मेरे दिमाग में किसी बिजली की तरह कौंधा। हम एक मंदिर में नहीं बल्कि एक कसाई खाने में आ गए थे। ये पूजा स्थल नहीं, ये उस शैतान का अड्डा था। वो शांति जो हमें महसूस हो रही थी, वो सुरक्षा का भ्रम नहीं बल्कि एक शिकारी के जाल में फंस चुके शिकार की आखिरी घड़ियां थीं। बाहर की आवाजें इसलिए बंद नहीं हुई थीं कि हम बच गए थे, बल्कि इसलिए बंद हुई थी क्योंकि हम ठीक वहीं पहुंच गए थे जहां उसे हमें लाना था। रिंकू भी मेरी आंखों में खौफ पड़ चुका था। वो भी उस कपड़े के टुकड़े को घूर रहा था और उसकी सांसें अटक अटक कर चल रही थीं। वो धातु जैसी खून की बांस अब और भी तेज हो गई थी। जैसे जैसे हमारी आंखें उस अंधेरे की ओर आदी हो रही थीं, हमें मंदिर के अंदर की ओर भी भयानक चीजें दिखाई देने लगी।
मंदिर की दीवारों पर काई और सीलन के साथ साथ कुछ खुरदुरे चित्र बने हुए थे। उन्हें किसी नुकीले पत्थर से खुरच कर बनाया गया था। वो चित्र वो किसी पूजा या आरती के नहीं थे। वो चित्र हिंसा और मौत के थे। एक चित्र में एक लंबी औरत जैसी आकृति एक ट्रक पर हमला कर रही थी। दूसरे में वही आकृति एक इंसान को घसीटते हुए ले जा रही थी। ये उस शैतान के कारनामों का इतिहास था जो उसने अपनी गुफा की दीवारों पर लिखा था। मंदिर के कोनों में और भी चढ़ावे पड़े थे। किसी गाड़ी का टूटा हुआ साइड मिरर, एक पुराना फटा हुआ जूता, एक बच्चे का टूटा हुआ प्लास्टिक का खिलौना और जानवरों की कुछ सूखी हुई हड्डियां। ये सब उसके शिकारों की निशानियां थीं, उसकी जीत के प्रतीक थे। हम दोनों पूरी तरह से जम चुके थे। हमारे शरीर में हिलने की भी ताकत नहीं बची थी। हम समझ गए थे कि अब हमारा अंत निश्चित है। और तभी वो हुआ जिसका हमें सबसे ज्यादा डर था। मंदिर का वो भारी पत्थर का दरवाजा जो हमने खुला छोड़ा था, अपने आप हिलने लगा। पत्थर के फर्श पर घिसटने की एक भयानक आवाज के साथ वो दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। उसे बाहर से कोई धकेल रहा था, कोई अनदेखी ताकत उसे बंद कर रही थी। उस्ताद, दरवाजा! रिंकू चीखा। हम दोनों जैसे किसी नींद से जागे। हम अपनी पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ दौड़े। मैंने और रिंकू ने उसे रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन वो हमारी ताकत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी पहाड़ को धकेलने की कोशिश कर रहे हों। दरवाजे के बाहर जल रहा वो अकेला दिया, हमारी उम्मीद की वो आखिरी किरण, दरवाजे के बंद होते ही बुझ गया। एक गगनभेदी आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया और हम उस मंदिर के अंदर घोर घुटन भरे अंधेरे में कैद हो गए। वो अंधेरा मामूली नहीं था। वो इतना घना था कि मुझे लग रहा था जैसे किसी ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे एक काले बक्से में बंद कर दिया हो। मुझे अपना हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा था और उस अंधेरे में अब हम अकेले नहीं थे। मुझे अपने ठीक बगल में किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वो एक बहुत गहरी, गीली और घरघराती हुई सांस थी, जैसे किसी बीमार जानवर की हो। वो मेरी या रिंकू की सांस नहीं थी। रिंकू अब अपना आपा खो चुका था। वो पागलों की तरह चीखने लगा, बचाओ, कोई है, बचाओ! चुप हो जा! मैंने फुसफुसाते हुए उसका मुंह बंद करने की कोशिश की। चुप हो जा, वरना वो हमें ढूंढ लेगी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक सर्द फुसफुसाती हुई आवाज हमारे कानों के ठीक पास गूंजी। मिल गए। वो आवाज इतनी करीब थी कि मुझे अपनी गर्दन पर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। आ गए मेरे घर में। रिंकू की चीखें अब और तेज हो गईं। मैं उसे खींचकर एक कोने में ले गया और उसे कसकर पकड़ लिया। लोहे की रॉड अब भी मेरे हाथ में थी, लेकिन इस घुप अंधेरे में मैं उसका क्या करता? मुझे तो यही नहीं पता था कि दुश्मन किधर है। वो घरघराती हुई सांस अब हमारे और करीब आती जा रही थी। मुझे फर्श पर किसी चीज के घिसटने की आवाज आ रही थी। वो हमारी तरफ ही बढ़ रही थी। अब मेरे अंदर का सारा डर खत्म हो चुका था। जब मौत इतनी करीब हो तो डर की कोई जगह नहीं बचती। मेरा दिमाग बस एक ही चीज सोच रहा था, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। मैंने उनसे दिवाली पर घर आने का वादा किया था। मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। तभी मुझे अपनी कमीज की जेब में कुछ चुभने का एहसास हुआ। वो एक छोटी सी थैली थी। मेरी पत्नी ने जबरदस्ती मेरे जेब में रखी थी जब मैं घर से निकल रहा था। उसने कहा था, सफर पर जा रहे हो, इसे साथ रखना। हमारी कुलदेवी के मंदिर का सिंदूर और हनुमान जी का छोटा सा लॉकेट है, इसमें हर बला से बचाएगा। मैं इन सब चीजों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था, लेकिन उसकी तसल्ली के लिए मैंने वो थैली रख ली थी। आज इस नर्क में मुझे वही थैली याद आई। वो मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैंने कांपते हुए हाथों से अपनी जेब में हाथ डाला। वो सांस लेने की आवाज अब मेरे बिल्कुल पीछे थी। मुझे अपनी पीठ पर एक बर्फीली ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने मुझे लगभग छू लिया हो। मैंने थैली को बाहर निकाला। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं उसे खोल नहीं पा रहा था। मैंने अपने दांतों से उस थैली को फाड़ा। मेरे हाथ में हनुमान जी का वो छोटा सा चांदी का लॉकेट और एक छुटकी सिंदूर आ गया। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती थी कि सिंदूर में बहुत शक्ति होती है। मुझे अपने कंधे पर एक ठंडा नुकीला स्पर्श महसूस हुआ। वो सूखी हुई टहनियों जैसी उंगलियां थीं। उसने मुझे पकड़ लिया था। जय बजरंग बली! मैं अपनी पूरी ताकत और अपनी आखिरी सांस के साथ चीखा और मैंने वो एक छुटकी सिंदूर उस दिशा में फेंक दिया जहां से मुझे वो स्पर्श महसूस हुआ था। जैसे ही वो सिंदूर के कण उस अनदेखी चीज से टकराए, एक भयानक घटना घटी।
जैसे गर्म तवे पर कोई पानी की बूंदें डाल दे, वैसी ही एक जलने की आवाज आई। और उसके साथ ही वही दिल दहला देने वाली, आसमान को चीरती हुई चीख निकली। वो दर्द और क्रोध की चीख थी। उसी पल एक तेज लाल रोशनी का धमाका हुआ, जिसने एक पल के लिए उस पूरे मंदिर को रोशन कर दिया। और उस एक पल की रोशनी में मैंने उसे देखा। वो शैतान जमीन पर तड़प रही थी। उसका वो कंकाल जैसा शरीर बुरी तरह से ऐंठ रहा था, और जहां जहां सिंदूर के कण गिरे थे, वहां वहां उसका शरीर जल रहा था, जैसे किसी ने उस पर तेजाब फेंक दिया हो। उसकी जलती हुई आंखों से अब लाल रोशनी नहीं, बल्कि काला धुआं निकल रहा था। और फिर एक और धमाका हुआ। मंदिर का वो भारी पत्थर का दरवाजा, जिसे हम दोनों मिलकर हिला भी नहीं पा रहे थे, किसी बम विस्फोट की तरह टूटकर बाहर की तरफ गिर गया। बाहर से ताजी हवा और चांद की हल्की रोशनी अंदर आई। मुझे मेरा मौका दिख गया था। मैंने एक पल भी नहीं गंवाया। मैंने लगभग बेहोश हो चुके रिंकू को कॉलर से पकड़ा और उसे घसीटते हुए उस टूटे हुए दरवाजे से बाहर भागा। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मेरे कानों में अब भी उस शैतान की दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं, जो अब मंदिर की दीवारों के अंदर ही कैद होकर रह गई थी। मैं मंदिर से बाहर निकलकर जंगल में भाग रहा था, रिंकू को अपने साथ घसीटते हुए। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां जा रहा हूं। बस मैं उस मनहूस मंदिर से दूर भागना चाहता था। पीछे से आती चीखें धीरे धीरे धीमी पड़ने लगीं। मैंने भागते भागते आसमान की तरफ देखा। अंधेरा अब हल्का होने लगा था। पूरब की दिशा में एक हल्की सी लाली छाने लगी थी। सुबह हो रही थी। हम रात से बच निकले थे, लेकिन हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। हम जिंदा थे, लेकिन घायल और एक अनजान जंगल के बीचों बीच। उस शैतानी मंदिर से बाहर निकलकर मैं बस भाग रहा था। मेरे फेफड़े जवाब दे रहे थे। मेरे घायल शरीर का हर एक हिस्सा टूट रहा था, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं रिंकू को लगभग घसीटते हुए, झाड़ियों और कांटों को चीरता हुआ बस उस मंदिर से दूर, बहुत दूर भाग जाना चाहता था। मेरे कानों में अब भी उस शैतान की जलती हुई चीखें गूंज रही थीं, लेकिन अब उन चीखों पर सुबह के पंछियों की चहचहाहट भारी पड़ने लगी थी। अंधेरा छंट रहा था। पेड़ों के बीच से सूरज की पहली किरणें जमीन पर पड़ रही थीं। रात का वो भयानक अपवित्र सन्नाटा टूट चुका था, और जंगल अब अपनी स्वाभाविक आवाजों से जी उठा था। उस रोशनी में एक अजीब सी ताकत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोशनी सिर्फ अंधेरे को ही नहीं, बल्कि उस रात के खौफ को भी मिटा रही हो। काफी देर तक भागने के बाद हम थककर एक पेड़ के नीचे गिर पड़े। हम दोनों बुरी तरह से हाँफ रहे थे। रिंकू अब भी पूरी तरह होश में नहीं था। वो बस दर्द से कराह रहा था। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। दूर दूर तक उस मंदिर का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो भयानक रात एक बुरा सपना थी, और अब सुबह होते ही वो सपना टूट गया है। लेकिन हमारे शरीर पर लगे जख्म और कपड़ों पर लगा खून इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो सपना नहीं, बल्कि एक कड़वी हकीकत थी। कुछ देर सुस्ताने के बाद मैंने रिंकू को फिर से सहारा दिया। चल रिंकू, बस थोड़ी हिम्मत और, अब सुबह हो गई है, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। हम लड़खड़ाते हुए आगे बढ़े, और करीब आधे घंटे तक चलने के बाद हम जंगल से बाहर निकलकर वापस उसी कच्ची सड़क पर आ गए। सूरज अब पूरी तरह से निकल आया था, और सड़क अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी जितनी रात को लग रही थी। हमने सड़क के किनारे चलना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि यह सड़क कहीं तो खत्म होगी। लगभग 1 घंटा और चलने के बाद हमें दूर से एक ट्रैक्टर की आवाज सुनाई दी। वो आवाज उस सुनसान जगह पर किसी संगीत की तरह लग रही थी। कुछ ही देर में एक पुराना सा ट्रैक्टर हमारी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस पर एक बुजुर्ग किसान बैठा था। जैसे ही उसने हमें देखा, उसने ट्रैक्टर रोक दिया। हमारी हालत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। हम दोनों खून और मिट्टी में सने हुए थे। हमारे कपड़े फटे हुए थे, और हम किसी भूत प्रेत से कम नहीं लग रहे थे। अरे भैया, कौन हो तुम लोग? ये क्या हाल बना रखा है? उसने चिंता और हैरानी से पूछा। मेरी जुबान लड़खड़ा रही थी। मैंने बस इतना कहा, बाबा, हमारा ट्रक एक्सीडेंट हो गया। हम रात भर से जंगल में फंसे थे। मैंने उसे चुड़ैल या मंदिर के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं जानता था कि वो कभी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, बल्कि हमें पागल समझेगा। वो किसान एक नेक दिल इंसान था। उसने हमें तुरंत अपने ट्रैक्टर पर बिठाया और पानी पिलाया। उसने बताया कि उसका गांव वहां से ज्यादा दूर नहीं है। वो हमें अपने गांव ले गया। गांव वालों ने हमें देखा तो भीड़ लग गई। उन्होंने हमें बैठने के लिए चारपाई दी, हमारे जख्मों को साफ किया
और हमें खाने के लिए रोटी और गुड़ दिया। सालों बाद भी मुझे उस रोटी का स्वाद याद है। उस दिन ऐसा लगा जैसे मैंने दुनिया की सबसे कीमती चीज खाई हो। गांव के सरपंच ने पास के कस्बे में पुलिस को खबर कर दी। कुछ ही घंटों में पुलिस की एक जीप गांव में आ गई। पुलिस ने हमसे पूछताछ की। हमने उन्हें वही कहानी सुनाई कि हम शॉर्टकट के चक्कर में इस रास्ते पर आ गए और संतुलन बिगड़ने से हमारा ट्रक पेड़ से टकरा गया। पुलिस हमें लेकर उस जगह पर गई जहां हमारा ट्रक था। ट्रक उसी हालत में पेड़ में घुसा हुआ था। उसे देखकर उस रात की सारी घटनाएं मेरी आंखों के सामने फिर से घूम गईं। पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू की। तभी मैंने एक हवलदार से डरते डरते पूछा, साहब, यहां आसपास कोई पुराना मंदिर भी है क्या, जंगल के अंदर? हवलदार ने मुझे अजीब नजरों से देखा और कहा, मंदिर? इस बीहड़ जंगल में कहां से मंदिर आएगा? यहां दूर दूर तक कोई गांव भी नहीं है। मंदिर तो बहुत दूर की बात है। मैंने जिद की, नहीं साहब, है। हम रात में वहीं थे। मेरी जिद पर थानेदार ने 2 कांस्टेबलों को जंगल के अंदर जाकर देखने को कहा। वो करीब 1 घंटे बाद वापस आए और बोले, साहब, हमने पूरा इलाका छान मारा। यहां आसपास कई किलोमीटर तक कोई मंदिर नहीं है। ये आदमी शायद टक्कर की वजह से बहकी बहकी बातें कर रहा है। उनकी बात सुनकर मैं सन्न रह गया। तो क्या वो मंदिर भी मेरा वहम था? लेकिन वो भयानक मूर्ति, वो खून से सना कपड़ा, वो बंद होता दरवाजा, ये सब वहम कैसे हो सकता है? या फिर वो मंदिर सिर्फ रात में ही दिखाई देता था, सिर्फ अपने शिकारों के लिए? मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। खैर, पुलिस ने एक एम्बुलेंस बुलाकर हमें और रिंकू को पास के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। रिंकू के सिर में गहरी चोट थी और मेरे हाथ में फ्रैक्चर आया था। मैंने अस्पताल से ही अपने ट्रक मालिक और अपने घर पर फोन करके खबर दी। मैंने उन्हें भी बस एक्सीडेंट के बारे में ही बताया। रिंकू को ठीक होने में करीब 1 हफ्ता लग गया। उस 1 हफ्ते में हम दोनों ने उस रात के बारे में एक भी शब्द बात नहीं की। हम दोनों शायद उस खौफ को दोबारा जीना नहीं चाहते थे। जब रिंकू को अस्पताल से छुट्टी मिली तो हम एक बस पकड़कर अपने घर के लिए रवाना हुए। दिवाली बीते हुए कई दिन हो चुके थे। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरे परिवार वाले मुझे सही सलामत देखकर रो पड़े। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि त्योहारों का असली मतलब जश्न मनाना नहीं, बल्कि अपनों के साथ होना होता है। इस घटना को आज 4 साल बीत चुके हैं। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट आई है, लेकिन कुछ चीजें हमेशा के लिए बदल गईं। रिंकू उस हादसे के सदमे से कभी पूरी तरह उबर नहीं पाया। उसने ट्रक चलाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब वो गांव में ही अपने खेतों में काम करता है। वो अब भी मेरा छोटा भाई जैसा ही है, लेकिन जब भी हम मिलते हैं हमारी आंखें एक दूसरे से मिलती हैं और हम दोनों की आंखों में वही एक रात का खौफ तैर जाता है। हम आज भी उस रात के बारे में बात नहीं करते। और मैं आज भी ट्रक चलाता हूं। यही एक काम है जो मुझे आता है, यही मेरी रोजी रोटी है। लेकिन अब मेरे कुछ नियम हैं। मैं कभी भी किसी अनजान सुनसान रास्ते पर नहीं जाता, चाहे कितनी भी जल्दी क्यों ना हो। सूरज ढलने के बाद मैं किसी ढाबे या सुरक्षित जगह पर ट्रक रोक देता हूं और सुबह होने का इंतजार करता हूं। शराब को तो मैंने उस दिन के बाद से हाथ भी नहीं लगाया। और हाँ, हनुमान जी का वो छोटा सा चांदी का लॉकेट आज भी मेरे गले में है और मेरी पत्नी के दिए हुए उस सिंदूर की एक पुड़िया हमेशा मेरे ट्रक के डैशबोर्ड में रखी रहती है। अब मैं इन चीजों पर विश्वास करने लगा हूं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि उस रात हमारे साथ जो हुआ वो क्या था। क्या वो सच में कोई चुड़ैल थी या हमारे थके हुए और नशे में धुत दिमाग का कोई वहम? लेकिन वो टूटे हुए ट्रक की तस्वीरें, हमारे शरीर के जख्म और मेरी यादों में बसा वो जलती हुई आंखों वाला चेहरा, ये सब चीख चीख कर कहते हैं कि वो वहम नहीं था। तो दोस्तों, मेरी इस कहानी के जरिए मैं आप सबसे बस यही कहना चाहता हूं, जिंदगी बहुत कीमती है। इसे नशे की हालत में या कुछ मिनट बचाने के चक्कर में दांव पर मत लगाइए। और अगर कभी सफर में आपको कोई ऐसा रास्ता मिले जो बहुत सुनसान और अंधेरा हो, तो उस पर जाने से पहले 100 बार सोचिएगा, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिनकी कोई मंजिल नहीं होती। उन रास्तों पर सिर्फ भटकती हुई रूहें और मौत का सन्नाटा आपका इंतजार कर रहा होता है। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। अरविंद कुमार भाई दिल्ली से, सुरजीत सिंह भाई इंडिया से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, रंगा गायकवाड़ भाई मुंबई से, मोहित भाई अमृतसर से, मुकेश गुर्जर भाई भरतपुर से, साहिल कुमार भाई शाहबाद मरकंडा से, मजीद भाई मालदीव से, गुड्डू भाई सरायकेला से, संजू जाटव भाई बिजनौर से, रवि कुमार भाई यमुनानगर हरियाणा से,
पन्नू भाई दिल्ली से, साधु सिंह भाई वाराणसी से, रिमो भाई ओडिशा से, बन्नो भाई ओडिशा से, कृष्णा यादव भाई रुद्रपुर डोरिया से, अभिषेक सुबेदी छेत्री भाई नेपाल से, प्रमोद कुमार भाई डोरिया से, विजय चौधरी भाई खैरोनी से, रितेश पांडे भाई बनारस से, कृष्णा जाधव भाई महाराष्ट्र जलगांव से, मुराद खान भाई इंडिया से, दिव्यांग वाघिया भाई मुंबई से, अरबाज खान भाई नैनीताल से, केबी गुरुंग भाई पोखरा नेपाल से, लोकेश भाई अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, दिनेश चौहान भाई मध्य प्रदेश से, कुलदीप राजभर मंटू भाई मऊ से, वरुण भाई फरीदाबाद से, रविंद्र भाई आगरा उत्तर प्रदेश से, हसन अब्बास भाई इटली से, सलीम पीर मोहम्मद भाई राजस्थान भीलवाड़ा से, मोहम्मद सलीम भाई लखनऊ से, अनीश भाई बरेली फरीदापुर से, अब्दुल भाई आंध्र प्रदेश से, राजेश कुमार भाई हरियाणा यमुनानगर से, अनीता शर्मा जी अहमदाबाद गुजरात से, खुशहाल चौहान भाई गुजरात से, राहुल सिंह तंवर भाई भिवानी हरियाणा से, दृष्टि चंचल जी मयूर विहार दिल्ली से, राणुगिरी दुबई से, मिथिलेश भाई आजमगढ़ से, जसबीर सामना भाई पंजाब से, सुरेंद्र धामी भाई कर्नाटक बंगलौर से, सतीश पाठक भाई अमरावती महाराष्ट्र से, जोरू अहीर भाई सूरत गुजरात से, नौशाद मोल्ला भाई कोलकाता से, राजा यादव भाई बिहार से, आशिक वर्मा भाई ग्वालियर से, अमित पवार भाई बारामती महाराष्ट्र से, भावेश रोहित भाई अजमेर पुष्कर राजस्थान से, अनुराग कुमार भाई दुबई से, राहुल भाई न्यू दिल्ली से, सृष्टि कुमारी जी न्यू दिल्ली से, देवाशीष भाई ओडिशा से, मोनू सुपरस्टार भाई न्यू दिल्ली से, सईद राशिद भाई दुबई से, कुबाना कुमार भाई इंडिया से, मौसमी सिंह जी मोतिहारी बिहार से, गोविंद रॉय भाई वेस्ट बंगाल से, आमिर सोहिल भाई दिल्ली से, पूजा घोष जी असम गुवाहाटी से, अभिषेक भाई और ज्योति जी कानपुर से, काव्या और तनिष्का शर्मा इंडिया से, राकेश भाई वारोडो से, अनीश भाई ग्रेटर नोएडा से, विजय नाथील भाई मिजोरम से, अशोक कुमार तिवारी, स्वरूपमा तिवारी, शाश्वत तिवारी और आरना तिवारी लखनऊ से, प्रवीण शेख भाई अहमदाबाद गुजरात से, महिनार सिंह भाई अजमेर से, सानू शेख भाई वाजिदपुर सिवान से, दानिश खान भाई औरंगाबाद से, अमृत खडडी डयाचका भाई मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से, देवांश भाई मध्य प्रदेश ग्वालियर से, रुद्रा रूडी राय भाई यूएसए से, सृष्टि ललित मंडल भाई बिहार माधवनी से, भूधिकी विजय पीपीगंज से, सुखप्रीत सिंह भाई जालंधर पंजाब से, भूपेन भाई असम गुवाहाटी से, राघव भाई नोएडा से, रिक्वेंस साकिया भाई नार्थ गुवाहाटी से, दीपू कुमार भाई कुसमरा से, सामू लामा भाई काठमांडू से, रोहित सिंह भाई राउरकेला से, नागा पेमा जी अरुणाचल प्रदेश से, विक्की खान भाई इंडिया से, गुलाब सिंह भाई भोपाल से, आमिर भाई दिल्ली से, योगेश भाई बिसावर से, सफदार अब्बास भाई रावलपिंडी से, तिलक भाई बिहार से, नीरज भाई लखनऊ से, नरेंद्र दत्त भाई दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से, गौतम रब्बीदास भाई असम करीमगंज से, मोहम्मद फरीज खानुल्लाह भाई काठमांडू से, सोनाली जी ग्वालियर जी मध्य प्रदेश से, केन्नी पटेल जी यूएसए से, नरेंद्र धानुक भाई महेंद्र नगर कंचनपुर से, ओमर फारूक और मारिया फातिमा तेलंगाना से, मोहसिन भाई कुवैत से, देबोजीत भाई असम से, हरिकिशन सक्सेना, शशि सक्सेना, अनुष्का सक्सेना, गुड्डू सक्सेना हाथरस उत्तर प्रदेश से, कालाचंद दास भाई रायगंज से, अनीता जी दुबई से, आलम खान भाई गुजरात से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, आंशु यादव भाई इंडिया से, डिबेसिस भाई ओडिशा से, स्कैरी स्पाइडर भाई असम से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना लें, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।